हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा की यूट्यूब चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूं आपके बीच एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल इनकम के बारे में। तो नेशनल इनकम से रिलेटेड कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और आज फिर हम लोग कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? जस्ट सिंपली सिलेबस रीड किया है, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर आपका नेशनल इनकम टॉपिक हैगा, तो ये डेफिनेटली वीडियो आपके लिए नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। सिंपल, किस लेवल के लिए है, किस क्लास के लिए है, डजेंट मैटर। नेशनल इनकम है, दैट मीन्स यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो, समझ करके जाने वाले हो, मतलब जानने वाले हो कि इसका क्या मतलब है, कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। तो ये जो सारा सोर्स ऑफ मटेरियल आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सुभाष दे जी के द्वारा जो है इसके ऑथर हैं, ठीक है। तो उन्हीं का है। तो बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। जिसने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है वो अपना पहले इससे प्रीवियस वीडियो जो है आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देखेंगे समझेंगे तब तक आपके ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी एक सीक्वेंस, क्योंकि ये क्या चल रही है सॉरी, ये एक सीक्वेंस में चल रही हैं और इन्हें सीक्वेंस में चलने के लिए आपको सीक्वेंस में चलना पड़ेगा और उसके लिए आपको प्रीवियस वाला वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो को स्वाइप कर दो और लास्ट में आपको टैग वीडियो मिल जाएगा, वरना तो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। क्लियर कहानी? क्लियर कहानी? तो अगर कहानी क्लियर होगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं। और अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और इसे भी स्टार्ट करते हैं। तो आज बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी और रेजिडेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो हमारा काफ़ी अच्छा रहा था और आज बार भी हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो डोमेस्टिक एक टर्मोलॉजी हम बहुत सुनते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। तो वायलेंस हटा दो, क्या कर रखना है? डोमेस्टिक, अपना घर। क्या डोमेस्टिक माने? अपना घर, अपना इलाका। ये बात डोमेस्टिक टेरिटरी माने अपना इलाका या अपना क्षेत्र, जहाँ के हम बाहुबली हैं, है ना। कहते हैं ना ये मेरा एरिया है, यहाँ पे हाथ तो लगा के दिखा, वो वाली कहानी है। चलो, तो डोमेस्टिक के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहां पर अपन पैसा कमाता है, यही वो क्षेत्र है जहां पर अपन पैसा खर्च कर रहे हैं, और यही वो क्षेत्र है जहां पर अपन रह रहा है, और यही वो क्षेत्र है जहां पर अपन टैक्स पे कर रहा है। तो भाई साहब, जब सारे काम यहीं पर हो रहे हैं तो वो हमारा घर ही तो हो गया। बोलो हाँ? अगर हाँ तो वीडियो लाइक। तो द फर्स्ट थिंग टू नोट इज दैट इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज नॉट सिंपली पॉलिटिकल फ्रंटियर। ना इकोनॉमिक डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? घरेलू क्षेत्र का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट। वो सारा का सारा क्षेत्र जो सरकार के अधीन आता है, सरकार के नियंत्रण में आता है, माने भारतीय सरकार के नियंत्रण में जितना भी क्षेत्र आता है वो सारा का सारा क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी। अब मजे की बात यह है कि आप आगे समझोगे कि कौन कौन सा क्षेत्र ऐसा है कि वो सरकार की श्रेणी में आता है, सरकार के कंट्रोल में आता है। और कई चीज़ें तो ऐसी भी सुनने को मिल सकती हैं कि आप कहोगे अच्छा ये भी हमारा घर कहलाएगा। बिल्कुल कहलाएगा। अब आगे समझो क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्लियर है? क्लियर है ये वाली कहानी? तो सबसे पहली बात, अगर कहीं पर टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस है, जैसे ब्रांच ऑफ एन अमेरिकन बैंक इन इंडिया is included in the domestic territory of India because it is located within the geographical boundaries of India. तो
भारत की सीमा के अंदर या भारत में या आपके शहर में कोई विदेशी बैंक खुला हुआ है, चाहे अमेरिकन बैंक मान लो, चाहे कोई भी बैंक मान लो, उसको क्या कहा जाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी कहा जाएगा। ऑफिस ऑफ अ टाटा इंडस्ट्री इन अमेरिका, उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि उस क्षेत्र, अमेरिका को कंट्रोल भारत सरकार नहीं करती है। उस क्षेत्र को कौन कंट्रोल कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। यहां से 2 पॉइंट क्लियर हो गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। अगर यहां पर 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं तो तीसरा पॉइंट यहां पर मैं बता देता हूं। एम्बेसीज कंसल्टेट्स मिलिट्री बेसिस। भारत का एक मिलिट्री बेस अमेरिका में है, तो क्या अमेरिका उसको कंट्रोल करेगा? क्या नहीं। कौन करेगा? भारत। भारत की एम्बेसी अमेरिका के अंदर है, क्या अमेरिका कंट्रोल करेगा भारत की एम्बेसी को? नहीं, भारत खुद अपनी एम्बेसी को कंट्रोल करेगा वहां पर। तो अगर भारत के अंदर भारत की कोई भी कंसल्टेज, एम्बेसीज, है ना, या मिलिट्री बेस, कैंप, अगर ये सारी चीजें भारत की किसी दूसरे देश की सीमा के अंदर है, लेकिन उनका नियंत्रण किसके हाथों में होता है? भारत के हाथों में होता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? माने इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी उसको बोला जाएगा। अपना क्षेत्र है भाई। समझ में आ रहा है? जैसे मान के चलो 2 कॉलोनी है, एक कॉलोनी में आप लोग रहते हो, एक कॉलोनी में अपन रहता है। तो मैंने आपसे कहा मेरी कॉलोनी में दिखने का नहीं, तो आपने बोला ठीक है भाई, हम वहाँ पर घर खरीद लेते हैं, तो आप रोक लोगे मुझे? फिर तो मैं कहूँगा फिर मैं क्यों रोकूंगा भाई, तेरा घर है। तो जो एम्बेसीज हैं, कंसल्टेंट्स हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, ये सारे क्या हैं? ये हमारे लोगों के घर हैं, जहाँ पर वो लोग क्या है? रहते हैं, और वहाँ पर जो भारतीय लोग हैं उनकी सुरक्षा करते हैं। क्लियर हो गया कहानी? अब भारत के अंदर अगर कोई एम्बेसी है, कोई मिलिट्री बेस है, तो वो क्या भारत की टेरिटरी कहलाएगा? नहीं। लेकिन सर वो तो भारत की सीमा में है, कोई बात नहीं, उसका कंट्रोल किसके पास में है? कंट्रोल किसके पास में है? क्या भारत उसको कंट्रोल कर रहा है? अब भारत के अंदर रशिया की एक टुकड़ी है मिलिट्री की, तो क्या भारत उसको कंट्रोल कर रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है? रूस उसको कंट्रोल कर रहा है ना। रूस के आदेश माने जा रहे हैं। भारत के अंदर कोई रशियन एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी है, जापानीज एम्बेसी है, तो वो भारत सरकार के आदेश मानेगी या फिर अपनी सरकार के आदेश मानेगी? अपनी सरकार के आदेश मानेगी। तो उन्हें कंट्रोल कौन कर रहा है? इट इज नॉट ऑल अबाउट ज्योग्राफिकल एरिया। ये ज्योग्राफिकल एरिया से संदर्भित नहीं है। ये क्या है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जो वहां की सरकार नियंत्रण में रखती है, और वो कहीं पर भी है। क्लियर है कहानी? आगे बढ़ते हैं। शिप्स, एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्री। अब भारत से एक जहाज उड़ता हुआ अमेरिका में लैंड हो गया। अब भाई साहब, भारत का जहाज जिस एरिया में खड़ा हुआ है वो भारत की टेरिटरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो भारत की टेरिटरी बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ये वाली बात? ओके जी, क्योंकि उसको कंट्रोल ऑपरेट करने वाला कौन है? भारत। बात समझ में आ गई? क्लियर है कहानी? आगे बढ़ते हैं। तो समझ आ रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एक्सेट्रा। वेसल और रिग्स होते हैं बड़े बड़े कंटेनर। जैसे रशिया है, आपने देखा ना, जहाँ पर जो माइंस होती हैं, जैसे जहाँ पर ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर लगे हुए होते हैं जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल लगा हुआ रहता है। उनको रिग्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? उनको रिग्स कहा जाता है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? उनको रिग्स कहा जाता है। तो अगर भारत की सीमा के बाहर कहीं पर भी भारत के द्वारा कंट्रोल और ऑपरेट किए जा रहे हैं ऐसे वेसल और रिग्स, तो उनको क्या कहा जाएगा? उनको इंडियन टेरिटरी माने
मने मतलब क्या, उनको डोमेस्टिक टेरिटरी कहा जाएगा। यस, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब भारत का जहाज है, चलते 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 चाइना के रास्ते से होता हुआ कहीं कहीं होता हुआ, अब वो जिस भी रास्ते से होता हुआ गुजरेगा वो टेरिटरी भारत की होती जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि उस पर अपना अधिकार हो गया, नहीं, जिस समय के लिए, है ना, जिस समय के लिए मान के चलिए आपका जहाज चल रहा है, आपका जहाज यहां पर पहुंचा, तो ये जो टेरिटरी है ये डोमेस्टिक टेरिटरी बन जाएगी। फिर आपका जहाज कुछ दूर चलने के बाद यहाँ पर, ये डोमेस्टिक टेरिटरी बन जाएगी। फिर आपका जहाज यहाँ पहुंचा, ये डोमेस्टिक टेरिटरी बन जाएगी। और यहाँ पर जिस भी देश का जहाज फिर पीछे से कोई जहाज आ रहा था यहाँ पर पहुंचा, तो वो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी बन जाएगी। नेक्स्ट, अब रेजिडेंट कौन होते हैं? निवासी। रेजिडेंट कौन होते हैं? निवासी। निवासी कौन होते हैं? जो भारत में रहते हैं, भारत को अपना मानते हैं, भारत पर खर्च करते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, सारे कौन है? भारतवासी हैं, हम सब भाई भाई हैं, है ना। भारतवासी कौन है? रेजिडेंट कौन है? अब देखो कौन कौन रेजिडेंट होता है। कोई भी व्यक्ति या संस्था, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, बता किस में रहा हूं, हिंदी में, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। संस्था, है ना, कोई व्यक्ति और संस्था जिसका आर्थिक इंटरेस्ट माने लगाव, जिसका लगाव, पैसे खर्च करने का मन उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में करता है, वो उस व्यक्ति, उस जगह का रेजिडेंट कहलाता है। तो को बहुत छोटी सी बात समझना, बांग्लादेश भारत का हिस्सा है कि भारत से अलग है? भारत से अलग है, दूसरा देश है। क्या भारत और बांग्लादेश की सीमा मिली हुई है? हाँ जी मिली हुई है, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। तो क्या भारत के अंदर बांग्लादेश की सीमा पर रहने वाले लोग भारत के अंदर आकर के कामकाज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। वो सुबह ही सुबह बांग्लादेश से अपने घर से निकलेंगे, भारत की सीमा में घुसेंगे और दिन भर काम करेंगे और वापस अपनी बांग्लादेश की सीमा में चले जाएंगे। पैसा कहाँ से कमा रहे हैं? भारत की सीमा के अंदर से। खर्च कहाँ पर कर रहे हैं? बांग्लादेश की सीमा के अंदर। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर है? भारत के अंदर या क्या बांग्लादेश के अंदर? सर बांग्लादेश के अंदर। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? भारतीय के बांग्लादेशी? बांग्लादेशी। तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिस देश में कमाता है, जरूरी नहीं है कि वो वहाँ का रेजिडेंट है, जहाँ पर वो खर्च कर रहा है वो वहाँ का रेजिडेंट है। इसको उदाहरण के तौर पर आसानी से समझते हैं। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ये वाली बात क्लियर हो गई है, तो लाइक कर देना फटाफट से। भाई साहब, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में दो चीज़ें आती हैं, एक तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन, सारी की सारी चीज़ें कहाँ होनी चाहिए? एक्यूमुलेशन को आप सेविंग भी कह सकते हो। सेविंग तो पता ही है, एक्यूमुलेशन वर्ड ना पता होगा, संचय, पैसा जोड़ना। तो अगर वो वहीं पर है तो वो क्या कहलाएगा? रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है। जैसे Indians working in the office of UNO in India are normal residents of India, क्योंकि वो भारत में रहते हैं, भारत में खर्च करते हैं, इसलिए उन्हें रेजिडेंट माना जाएगा। अब कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर गया तो वो तो नहीं कहलाएगा, वो भारतीय कहलाएगा, मतलब भारतीय कहलाएगा, विदेशी नहीं कहलाएगा। फॉरेन टूरिस्ट टू विजिट इंडिया फॉर रिक्रिएशन हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडी के लिए, खेल कूद के लिए, अब जैसे टीम्स आती हैं बाहर से, है ना, तो वो क्या भारतीय है? नहीं साहब। अच्छा एक बात बताओ, साउथ अफ्रीका से कोई टीम, अमेरिका, इंग्लैंड, इनसे कोई टीम जो है क्रिकेट की टीम भारत में खेलने आई, क्या उनको भारतीय घोषित कर दोगे कि साहब आज से आप भारतीय? नहीं कह सकते, वो उनके रेजिडेंट्स हैं, है ना। ठीक है। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए,
अब अच्छा देखो, मैं इंडियन एम्बेसी यूएसए में काम करता हूँ, सैलरी कौन दे रहा है? इंडियन गवर्नमेंट। खर्च कहाँ कर रहा हूँ? खर्च कहाँ कर रहा हूँ? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहाँ पर है? यहाँ के वहाँ पर है, तो मैं वहाँ इंडियन कहलाऊंगा क्या? ना, इंडियन नहीं कहलाऊंगा, है ना, क्योंकि मैं वहाँ पर ही कर रहा हूँ, है ना। अमेरिकन्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका आर नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वो इंडियन क्या रेजिडेंट नहीं, बट रेजिडेंट्स ऑफ अमेरिका बिकॉज दे लिव इन अमेरिका, है ना, ये वाली कहानी। चलो अच्छा, रेजिडेंट्स और सिटीजन में अंतर होता है ना, एक बेसिक सा अंतर समझ लेते हैं, ठीक है, एक बेसिक सा अंतर समझ लेते हैं। सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, लीगल कॉन्सेप्ट है। मैं एक ही देश की सिटीजनशिप ले सकता हूँ, लेकिन मैं एक से ज़्यादा देशों में रेजिडेंट्स हो सकता हूँ। तो रेजिडेंट्स लाइज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। जो हमारा रेजिडेंस टर्म है वो डिपेंड करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर, और जबकि सिटीजनशिप जो लाइज करती है वो किस पर करती है? जल्दी बोलो भाई, किस पर करती है? लीगल कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो भाई, वीडियो लाइक नहीं होती है, ठीक है। एक होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? अच्छा सर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही होता है और कुछ भी होता है? एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है नेशनल। डोमेस्टिक क्या है? डोमेस्टिक क्या है समझिए। प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड इन द इकोनॉमिक टेरिटरी इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कैरिड आउट बाय द रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट। चाहे वो निवासी हैं या गैर निवासी हैं, कि कोई भी हैं, उनके द्वारा अगर भारत की जो इकोनॉमिक टेरिटरी, जो ऊपर अभी हमने डिस्कस किया था, आर्थिक क्षेत्र है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उत्पादन, कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है, किसी के भी द्वारा। जैसे मेक इन इंडिया, अगर किसी प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है मेक इन इंडिया, वो भारतीय उत्पाद है, सिंपल कहानी, क्योंकि वो भारत में बन रहा है ना, समझो। रेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी इन सिंगापुर। बताइए कैसे ट्रीट करोगे? सिंगापुर में आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, रेंट और आपने वहां पर किसी को दे रखी है, तो वो आपकी टेरिटरी है ना, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस पर, तो क्या वो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? तो यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, मैंने एग्जांपल्स लिए हुए हैं यहाँ पर, तो उसके आंसर देखिए। एक क्या है? सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। इंडिया में कोई रशियन एम्बेसी है, उसमें इंडियन रेजिडेंट्स, देखो रशियन तो काम करेंगे ही करेंगे, अब रशियन से कहीं और मत चले जाना, रशियन लोग, है ना, तो रशियन लोग तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में इंडियन रेजिडेंट्स भी तो काम करेंगे, है ना। तो अगर उनको सैलरी कौन देगा? इंडियन गवर्नमेंट या रशियन गवर्नमेंट? रशियन गवर्नमेंट देगा। क्या कंसिडर करोगे? प्रॉफिट अर्न बाय अ फॉरेन कंपनी और अ फॉरेन बैंक इन इंडिया। भारत के अंदर कोई फॉरेन बैंक है या फॉरेन कंपनी है, जैसे अमेजोन है, वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उसको क्या कंसिडर करोगे? इंडियन एम्बेसी में कुछ कोरियंस हैं, कोरिया के अंदर एक इंडियन एम्बेसी और उसमें कोरियंस वर्क कर रहे हैं, जैसे इंडिया के अंदर सिंगापुर के
कहाँ गया, हाँ, इंडिया के अंदर रशियन एम्बेसी थी और उसमें इंडियन लोग काम कर रहे थे। ऐसी भारतीय एम्बेसी है जो कहाँ पर है, कोरिया में है, उसमें कुछ कोरियन पीपल्स काम करते हैं, उसको क्या कंसिडर करोगे, है ना। तो इसको समझते हैं। देखिए, नो, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे, अब ये समझो। क्योंकि दिस इनकम इज अर्न आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या सिंगापुर भारत के आधिकारिक क्षेत्र में आता है? नहीं आता। आपका घर वहां पर है, तो आपका घर वहां पर है, तो क्या वहां पर भारतीय कानून लागू होंगे? नहीं होंगे। क्या भारत सरकार उन्हें कंट्रोल कर सकती है? नहीं कर सकती। अगर सिंगापुर की सरकार ने उसको डेमोलिश करने का आदेश दे दिया, क्या आप रोक लोगे? नहीं रोकोगे। तो उस पर नियंत्रण किसका है? सिंगापुर सरकार का। तो इसीलिए वहां से प्राप्त किराया आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा था भारत के अंदर एक रशियन एम्बेसी है और उसमें कोई भारतीय व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसको जो सैलरी मिल रही है, उसको जो इनकम हो रही है, क्या वो भारतीय सीमाओं के अंतर्गत हो रही है? नहीं, वो रशिया की सीमाओं के अंतर्गत हो रही है। पैसा देने वाला कौन है? रशिया। किस सीमा के अंदर दे रहा है? रशियन टेरिटरी के अंदर दे रहा है, क्योंकि एम्बेसी उस स्पेसिफाइड नेशन की क्या है? टेरिटरी। तीसरा क्या था? अगर कोई भारत के अंदर बैंक या कंपनी है और वहां से उसको इनकम हो रही, तो भारत के अंदर है ना, तो भारत के अंदर किसके नियम लागू होंगे? भारत सरकार के। तो भारत के अंदर अगर कोई कंपनी आती है तो उसको अपने देश के नियमों को मानना होगा या भारत के देशों के नियमों को मानना होगा? भारत के देशों के नियमों को मानना होगा। तो इसका मतलब है ये डोमेस्टिक होगा। इसके बाद क्या था कि कोरिया के अंदर इंडियन एम्बेसी है। अरे कहां पर है? कोरिया के अंदर है। कौन सी एम्बेसी है? इंडियन एम्बेसी है। कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट। सैलरी कौन दे रहा है? इंडियन गवर्नमेंट। हाँ भाई, डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी, है ना। तो ये चीजें। इसके बाद हम बात करेंगे नेशनल प्रोडक्ट की। इसके भी अपन लोग कुछ एग्जाम्पल्स समझते हुए चलेंगे। ठीक है। इसके भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स जो है ये कहाँ गया? एक सेकंड देना भाई। चलो, नेशनल प्रोडक्ट क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो समझ में आ गया। नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है सर? बता सकता है कोई? अच्छा, ये दिख नहीं रहा है क्या? ठीक है, चलो समझते हैं नेशनल प्रोडक्ट क्या है। नेशनल प्रोडक्ट के, चाहे वो इकोनॉमिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की जा रही हो चाहे बाहर, जैसे प्रॉफिट अर्न बाय अ फॉरेन कंपनी और फॉरेन बैंक इन इंडिया, वो नेशनल प्रोडक्ट है। माने किसी भी फॉरेन कंपनी या बैंक के द्वारा अगर भारतीय सीमा के अंदर प्रॉफिट कमाया जाता है, लाभ कमाया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। अमेरिका के अंदर भारतीय दूतावास
में कोई व्यक्ति अमेरिकन क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो क्या उसको आप नेशनल प्रोडक्ट की कैटेगरी में डालोगे? सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया, तो देखो नहीं, पहले का आंसर क्या हो गया, नहीं, बिकॉज इट इज फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो फैक्टर इनकम जा कहाँ रही है, बाहर जा रही है। सवाल क्या था, देखो फॉरेन कंपनी भारत या कोई बैंक भारत में है, क्या वो नेशनल प्रोडक्ट होगा, नहीं होगा। दूसरा क्या है, सैलरी पेड टू अमेरिकन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका, नेशनल प्रोडक्ट होगा, नहीं होगा। तीसरा क्या है, ये रहा, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट, हाँ, इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया, वो नेशनल प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया। डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, डेफिनेटली यस। नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अंतर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो यहां पर सीधा सीधा अगर हम समझें तो जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, घरेलू उत्पाद है, वो किस पर बेस्ड होता है, प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, किसी के भी द्वारा ऑपरेटेड हो, रेजिडेंट्स के द्वारा या नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा। जबकि जो नेशनल प्रोडक्ट है वो किस पर बेस्ड है, रेजिडेंट्स पर, ठीक है, चाहे विद इन हो और चाहे आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज हम क्या समझेंगे, तीसरी चीज इसमें हमको ये समझनी है कि नेशनल प्रोडक्ट को निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, इनको छोड़ो, ये आपके मतलब का नहीं है। दो चीज़ें यहाँ पर समझो, एक होता है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, है ना, एक होता है फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अगर मैं यहाँ पर कमा रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स रहते हैं फॉरेन में, तो मैं पे कर रहा हूँ, और अगर मैं फॉरेन में रहता हूँ और मेरे पेरेंट्स यहाँ पर रहते हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो भी मैं वहाँ से पे कर रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ पर आ रहे हैं, भारत के अंदर आ रहे हैं। तो ये होता है फैक्टर इनकम टू और फ्रॉम, बाहर से आ रहे हैं तो फ्रॉम, और यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो टू। क्लियर है। चलिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मैंने आपको बता ही दिया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, कन्वर्जन अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। और यहाँ पर क्या है कि एक तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब है, जब फ्रॉम टू है ना, मतलब अगर आ ज़्यादा रहा है और जा कम रहा है तो वो क्या पॉजिटिव है, और अगर जा ज़्यादा रहा है और आ कम रहा है तो वो क्या नेगेटिव है, और दोनों इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज केवल इतना ही है जो हम लोगों को डिस्कस करना था। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ और नए टॉपिक और कॉन्सेप्ट। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके लोगों को बताइए कि उनकी पीजीटी की इकोनॉमिक क्लासेस जो है वो रेगुलर चल रही हैं, और अकाउंटेंसी और बिजनेस की क्लासेस तो समाप्त हो चुकी हैं। तो फटाफट से वीडियो को ज्वाइन कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको एडवांटेज मिल सके। तो अगर आप इस बात का एडवांटेज उठा रहे हैं तो बाकी को भी इसका एडवांटेज उठाना चाहिए। क्लियर है। चलिए मिलेंगे कल आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बेटा कि चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।